नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 4 जून शुक्रवार। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछली दो क्लासों के अंतर्गत हमने विद्यालय के अंतर्गत भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और इसके अंतर्गत विद्यालय के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है उनको हमने दो वीडियो में भौतिक संसाधन पार्ट 1 और भौतिक संसाधन पार्ट 2 इसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। और साथ ही साथ विद्यालय के उच्च मानवीय प्रबंधन, जिसको कि प्रधानाध्यापक के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में भी अध्ययन किया था। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधनों के प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, इसके संदर्भ में आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आखिर भौतिक संसाधनों का प्रबंध करने के क्या उद्देश्य होते हैं। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। कोई भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर निर्धारित होता है। तो इसी तरह से विद्यालय के अंदर जो चाहे भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, उनके प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हम विद्यालय के अंदर मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर मानवीय संसाधनों के प्रबंध जो किया जाता है उनके क्या उद्देश्य होते हैं। तो आइए दोस्तों, अपन विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। विद्यालय के अंदर मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें नंबर 1, मानवीय संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय से संबंधित मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना, जिससे कि विद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो सके। विद्यालय के अंदर विभिन्न स्तर के जो मानवीय संसाधन होते हैं, विभिन्न रैंक के, चाहे वो प्राचार्य हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, कार्यालय कर्मचारी हो, पियोन हो, इनका प्रबंधन से इन सभी स्तर के व्यक्तियों का पूर्ण रूप से विद्यालय के चहुमुखी विकास में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, मानवीय संसाधनों के प्रबंध से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे वह संतुष्ट रहता है। दूसरा, मानवीय संसाधनों के प्रबंध का उद्देश्य ये होता है कि हर स्तर के व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य का वितरण किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार यदि कार्य उसको मिलेगा तो निश्चित रूप से पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्य के साथ वो उस कार्य को करेंगे। साथ ही साथ उस कार्य को करने से उस संबंधित व्यक्ति को पूर्ण संतोष की प्राप्ति भी होगी। नंबर 3, तीसरा है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से विद्यालय से संबंध व्यक्ति की कार्य क्षमता का सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति को जो कार्य दिया जाएगा उसको वो अपने निर्धारित समय के अंदर अपनी पूर्ण एफिशिएंसी के साथ, अपनी कार्य क्षमता के साथ उस कार्य को निष्पादित करेगा। तो निश्चित रूप से इस समर्पण के भाव के द्वारा यदि कोई मानवीय कार्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय को मिलेगा। और यदि विद्यालय को इसका लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से विद्यालय का विकास अच्छी गति से होगा और बालक एवं बालिकाओं को भी पूरा उसका लाभ मिलेगा। अगला उद्देश्य है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से विद्यालय व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य
गुणवत्तापूर्ण होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मानवीय संसाधनों का यदि एक सिस्टम के द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है तो देखिए कार्य दो प्रकार से होता है, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक से हमारा तात्पर्य होता है कि कोई भी जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य पूर्ण क्वालिटी के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। और दूसरा जो कार्य होता है वो मात्रात्मक, जिसमें वो कार्य सही नहीं हो रहा लेकिन उसकी मात्रा यदि कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको हम मात्रात्मक कहते हैं, जिसको कि नापा और तोला जाता है। गुणात्मकता के अंदर क्या होता है कि कार्य की क्वालिटी झलकती है। तो निश्चित रूप से मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से जो भी मानवीय संसाधन विद्यालय के हित में करेगा, निश्चित रूप से वो क्वालिटी वाला होगा, गुणवत्तापूर्ण लिए होगा। और यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से बालक एवं बालिकाओं का उसका पूरा लाभ मिलेगा और विद्यालय का विकास होगा, संस्था निरंतर आगे बढ़ेगी। अगला है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से अनुशासन की भावना का विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से एक डिसिप्लिन की भावना होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य एवं दायित्व मैनेजमेंट के द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति पूर्ण डिसिप्लिन निष्ठा के साथ अपने कार्य में संलग्न रहेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ विद्यालय को मिलेगा। तो ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से विद्यालय समाज की आकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम होता है, क्योंकि समाज का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, इस बिंदु के ऊपर हमने पहले भी बात किया है कि विद्यालय एवं समाज दोनों का अटूट संबंध है। विद्यालय के अभाव में समाज अधूरा है या समाज के अभाव में विद्यालय अधूरा है, ऐसा यदि हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। और समाज हमेशा विद्यालय से अपेक्षा रखता है और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही विद्यालय के अंदर बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। इसलिए यदि मानवीय संसाधनों का सही प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो समाज के दायित्वों के ऊपर विद्यालय खरा उतरेगा और उसका समाज को उसको लाभ होगा। अगला है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी सरल एवं प्रभावशाली ढंग से होती है। यदि विद्यालय के अंदर मानवीय संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन कर रखा है तो निश्चित रूप से जो शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के मूल्य जिनका निर्धारण किया गया है उनकी पूर्ति सरलतापूर्वक होगी और साथ ही साथ वो प्रभावशाली ढंग से पूरी भी होगी। इसलिए मानवीय संसाधनों का प्रमुख प्रबंधन करना प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्लास के अंदर मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कुछ उद्देश्य थे उसके बारे में हमने देखा था और इससे विद्यालय से संबंधित मानवीय संसाधनों के प्रबंधन की विद्यालय के वांछित विकास के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंधन के अभाव में प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा सकता। बिना सिस्टम के कोई भी कार्य सुव्यवस्थित नहीं होता है। इसलिए प्रबंधन के द्वारा भी बिना प्रबंधन के अभाव में मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना भी असंभव होता है। अतः सर्वोत्तम प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय का चहुमुखी विकास किया जा सकता है। विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख 3 प्रकार के मानवीय संसाधन होते हैं। विद्यालय के अंदर जो संबंध रखते हैं उससे संबंधित 3 मानवीय संसाधन होते हैं। नंबर 1 शिक्षक, विद्यालय के अंदर जो शिक्षा का कार्य करते हैं शिक्षक। नंबर 2 विद्यालय का आश्रित घटक जिसको कि हम छात्र कहते हैं। और तीसरा समुदाय जो कि विद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से विद्यालय से संबंधित 3 प्रकार के मानवीय संसाधन होते हैं। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 छात्र और तीसरा समाज या समुदाय। तो दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हमने उद्देश्यों के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो विद्यालय के जो मानवीय संसाधन है, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, उनके संदर्भ में अगली क्लास के अंदर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं सोचता हूँ आज की क्लास के अंदर आपको जो सफिशिएंट मैटर बताया गया
आप उसको 1 या 2 बार रिकॉलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।